नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के स्टडी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक हमारा राजस्थान जो ये पुस्तकें हैं, इन पुस्तकों में से लेसन वाइज एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके कक्षा 6 से। हमारा राजस्थान कक्षा 6 जो विषय वस्तु है इसकी, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन एवं संरक्षण, आजीविका के प्रमुख स्रोत, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति एवं कला। तो हम टॉपिक लेते हैं राजस्थान एक परिचय। जो पहला टॉपिक है राजस्थान एक परिचय, अध्याय 1 राजस्थान एक परिचय। फर्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 10.41%। 10.41%। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया 1948 से 1956 तक। 1948 से 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान का विस्तार 869 किलोमीटर। नेक्स्ट, कुल जिलों की संख्या 33। कुल जिलों की संख्या 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, पश्चिमी राजस्थान में स्थित। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला धौलपुर, पूर्वी राजस्थान में स्थित। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त धौलपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान में 33 जिले कुल संभागों में बटे हैं 7। कितने संभागों में बटे हैं? 7। जयपुर संभाग के जिले जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। दोस्तों, जिसको मैप की प्रैक्टिस अच्छी है उसके लिए राजस्थान जीके बहुत ही इजी हो जाएगी। तो इन जिलों को मैं एक बार आपको मैप से बता देता हूँ कि जयपुर जो संभाग है उसमें है जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। और अपना बीकानेर, पहले तो 7 संभाग है अपने, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो जयपुर में आ गए अपने जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा। बीकानेर में है बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर, चूरू, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। जोधपुर में है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली। उदयपुर में है उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कोटा में है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और भरतपुर संभाग में है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। अपनी जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो है 5920 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर। सबसे कम जो लगती है पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अपने मध्य प्रदेश से लगती है 1600 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, सबसे कम पंजाब से। तो दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपने जयपुर संभाग के जिले जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर एवं झुंझुनू। जोधपुर संभाग के जिले अपने देख लिए थे, बीकानेर संभाग के जिले, अजमेर संभाग के जिले, कोटा संभाग के जिले और उदयपुर संभाग के जिले। बाकी भरतपुर संभाग के जिले। राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश। राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य पंजाब। हमारे देश एवं राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया सन 1947 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? सन 1947 में। तो अब अध्याय 2 की बात करते हैं, राजस्थान का इतिहास। अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। फर्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में राजस्थान विभक्त था जनपद एवं अंचल में। जनपद एवं अंचल में। सेकंड क्वेश्चन, यह जनपद एवं अंचल नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? भौगोलिक स्थान अथवा वहां रहने वाली जाति के नाम से। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में छोटी छोटी बस्तियों को
मिलाकर अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया आर्यों ने। नेक्स्ट, पौराणिक ग्रंथ जिनमें मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश, राजस्थान के मरु प्रदेश का वर्णन किस में आता है? पौराणिक ग्रंथों में। किस प्रदेश का वर्णन आता है? मरु प्रदेश का। मरु प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान स्वरूप बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग। मरु प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान स्वरूप क्या आते हैं? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग। जांगल प्रदेश के अंतर्गत वर्तमान क्षेत्र, तो जांगल प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। पुरानी आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारका जाते समय गुजरे थे जांगल प्रदेश से। जनपद जिसका स्वरूप ऋग्वेद में मिलता है, मत्स्य जनपद। कौन सा जनपद? मत्स्य जनपद। नेक्स्ट, महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद वर्तमान समय के अनुसार में किस क्षेत्र में आता था? अलवर एवं जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया है? चीनी यात्री युआंग च्यांग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन जनपद में वर्तमान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले भरतपुर, धौलपुर और करौली। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4वीं शताब्दी में यूनानी लेखकों ने सूरसेन का उल्लेख किया सिकंदर के समय। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की राजधानी प्राप्त होती है? बयाना प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब और टक से राजस्थान में जो जातियां आकर बसी वो जातियां थी मालव, सिबी और अर्जुनायन। वर्तमान समय के अनुसार सिबी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता था, किस क्षेत्र को? सिबी जाति के जिस क्षेत्र को जिस नाम से जाना जाता था, जो ये उदयपुर का क्षेत्र है, इसको किस नाम से जाना जाता था? सिबी जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका और मध्यमिका। नेक्स्ट, माध्यमिका के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए? चित्तौड़ के पास नगरी गांव से। नेक्स्ट, चित्तौड़ के इस भूभाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चित्तौड़ के इस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेदपाट तथा प्रागवाट। नेक्स्ट, अलवर, भरतपुर अलवर प्रांत में जिस जाति ने अपना आधिपत्य स्थापित किया, अर्जुनायन। कौन सी जाति है? अर्जुनायन। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर परास्त किया विदेशी क्षत्रपों को। किसको परास्त किया? विदेशी क्षत्रपों को। नेक्स्ट, मालवों की शक्ति का केंद्र रहा नगरी टोंक। नेक्स्ट, कालांतर में ये कहाँ तक फैल गए? कौन? मालव। अजमेर, नागौर और मेवाड़ तक। टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? मालव देश के अंतर्गत। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख लगा हुआ है नांदसा, भीलवाड़ा। राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था, कौन सा था? योध्य। किस काल तक यह गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने क्षेत्र में बनी रहीं? गुप्त काल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी के बाद किसके आक्रमण से गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था समाप्त हो गई? हूण आक्रमण से। 5वीं सदी के बाद किसके आक्रमण से गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था समाप्त हो गई? हूण आक्रमण। नेक्स्ट, कौन से ग्रंथ में जनपदों के पतन की चर्चा है? व्रत संहिता नामक ग्रंथ में। नेक्स्ट, जनपदों के पतन के बाद इनको किस नाम से जाना गया? मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। नेक्स्ट, प्राचीन सिबी जनपद वाले क्षेत्र को कहा गया मेवाड़। क्या कहा गया? मेवाड़। मेवाड़ के अंतर्गत आने वाले आधुनिक जिले कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। नेक्स्ट, मेवाड़ क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक किस वंश का राज्य रहा? गोहिल और सिसोदिया। नेक्स्ट, मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां रही हैं एवं कौन कौन सी? तो मेवाड़ कुल 7 राजधानियां रही हैं, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर।
मेवाड़ की बोली है, कौन सी बोली है? मेवाड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? तो 2 क्षेत्र जाने जाते हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम तो है आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? वागड़। और एक वागड़ बोलते हैं, वागड़ पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर तथा कणका का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ या वागड़। इस क्षेत्र की बोली है बागड़ी। प्राचीन मरु प्रदेश वर्तमान में क्या कहलाया? मरु प्रदेश क्या कहलाया? मारवाड़। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडौर क्षेत्र पर किसने शासन किया? गुर्जर प्रतिहारों ने। नेक्स्ट बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहारों के बाद मारवाड़ में किस वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? राठौड़ वंश का। किस वंश का? राठौड़ वंश का। गुर्जर प्रतिहार के बाद मारवाड़ में किस वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया? राठौड़ वंश का। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। क्या कहलाता है? हाड़ौती। प्राचीन काल में हाड़ौती क्षेत्र पर किस जनजाति का आधिपत्य था? मीणा। किसका था? मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी का नामकरण कैसे हुआ? मीणा वंश के बूंदा के नाम पर। कैसे हुआ? मीणा वंश के बूंदा के नाम पर। कालांतर में किसने इस बूंदी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? किसने किया? चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने। हाड़ा शाखा के अधिकार के बाद इस क्षेत्र की बोली हो गई हाड़ौती। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा? ढूंढाड़। कछवा वंश से पूर्व ढूंढाड़ क्षेत्र में किसका शासन था? मीणों और गुर्जरों का। कछवा वंश ने मीणा और बड़गुर्जरों को ढूंढाड़ क्षेत्र में कब पराजित किया? 12वीं शताब्दी में। कब किया? 12वीं शताब्दी में। ढूंढाड़ क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली ढूंढाड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? ढूंढाड़ी। आधुनिक अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है मेवात। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। हसन खान मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया? खानवा के युद्ध में। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्रीय नाम हैं। क्या नाम है? जैसलमेर को क्या बोलते हैं? मांड्या वल्ल। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरात्रा। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरात्रा। प्रतापगढ़ कंठल या कांठल। झालावाड़ मालवा। सीकर चूरू सीकर झुंझुनू को शेखावाटी। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्यावर अजमेर को खेरवाड़ा। नेक्स्ट, प्राचीन काल में प्रांत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में प्रांत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? क्षत्रप। और नेक्स्ट अध्याय देखते हैं, अध्याय 3। अध्याय 3, इतिहास जानने के स्रोत। फर्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास जानने के स्रोत को कौन से 2 भागों में विभक्त किया गया? पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, क्या कहते हैं उनको? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में शामिल है, क्या शामिल है? अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियां एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री। अभिलेखों की शैली है। अभिलेखों की क्या शैली है? गद्य एवं पद्य। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख कहलाते हैं प्रशस्ति। क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। प्रमुख अभिलेख हैं, कौन कौन से अभिलेख प्रमुख हैं? नगरी अभिलेख, कस्बा का अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू अभिलेख, नांदसा और बरनाला यूथ लेख, सामोली शिलालेख आदि। नेक्स्ट, प्रतिहारों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? घटियाला अभिलेख से। चौहानों का इतिहास जानने की जानकारी का साधन है बिजौलिया शिलालेख। रावल समर के युग में जानकारी देता है चीरवा का शिलालेख। कौन सा? चीरवा का शिलालेख। नेक्स्ट, स्मारक स्थापत्य एवं प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। स्मारक क्या देते हैं? स्थापत्य कला एवं प्राचीन इतिहास की जानकारी। नेक्स्ट, राज्य में शासक की शक्ति के सूचक हैं सिक्के। शासक की शक्ति की क्या सूचक है? सिक्के। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता, रेड सभ्यता, बैराट सभ्यता, रंगमेल सभ्यता, सांवर सुखाड़िया के उत्खनन से प्राप्त सिक्कों एवं मुद्राओं से जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? क्षत्रपों, मालव, चौहान, गोहिल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में। नेक्स्ट, साहित्यिक स्रोत। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में जयानक कृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान वंश की। नेक्स्ट, नयन चंद्र सूरी की किस कृति से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की
रणथंभौर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है? हम्बीर महाकाव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की। नेक्स्ट, कान्हड़देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ। कान्हड़देव प्रबंध पद्मनाभ। दलपत विलास किसकी कृति है? दलपत विलास किसकी कृति है? बीकानेर के दलपत सिंह की। बीकानेर के दलपत सिंह की। नेक्स्ट, बचनिका किसकी कृति है? खिड़िया जग्गा। खिड़िया जग्गा। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टॉड की। वंश भास्कर ग्रंथ है सूर्यमल मिश्रण का। वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास। किसकी? श्यामल दास। मारवाड़ राज्य का इतिहास कृति है विश्वेश्वर नाथ रेव। किसकी कृति है? विश्वेश्वर नाथ रेव की। तो अब बात करते हैं अध्याय 4 की। अध्याय 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। प्रारंभिक युग को कहा गया प्रस्तर युग। क्या कहा गया? प्रस्तर युग। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष जिन नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। कहाँ प्राप्त हुए हैं? बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। प्रस्तर युग के बाद का काल कांस्य काल। कौन सा काल? कांस्य काल। कांस्य काल के पश्चात का युग लेह युग। कौन सा युग? लेह युग, लोह युग। कांस्य काल के पश्चात का युग लोह युग। नेक्स्ट, धातु में सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ हुआ? तांबे का। किसका प्रारंभ हुआ? तांबे का। नेक्स्ट, राजस्थान में तांबा सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? तांबा सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़। कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ क्षेत्रों में। तो कालीबंगा सभ्यता को देख लेते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी में है? द्वस्तती या सरस्वती नदी क्षेत्र में और घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता किस नदी घाटी में? द्वस्तती, सरस्वती या घग्गर नदी। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा सुमिता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई? हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई किसके निर्देशन में हुई? बीबी लाल और बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता के मकानों में किसका प्रयोग हुआ? ईंटों का। किसका प्रयोग हुआ? ईंटों का। कालीबंगा सभ्यता में नालियां बनी हुई थी लकड़ी और ईंटों से। लकड़ी और ईंटों से। कालीबंगा में चबूतरे भी मिलते हैं जिन पर बनी हुई है अग्निकुंड वेदिकाएं। क्या बनी हुई है? अग्निकुंड वेदिकाएं। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड वेदिकाएं प्राप्त हुई थी। कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन से प्राप्त अवशेष मिले हैं एक दुर्ग के। कालीबंगा में दूसरे टीले के उत्खनन से प्राप्त अवशेष मिले हैं एक दुर्ग के। कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किसके समरूप दिखाई देती है? सिंधु घाटी सभ्यता के। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर साक्ष्य मिले हैं जोती हुई कृषि भूमि के। किसके? जोती हुई कृषि भूमि के। गाय के मुख वाले प्याले प्राप्त हुए कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट, तांबे के बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कांस्य के दर्पण प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। हाथी दांत का बना कंघा प्राप्त हुआ है कालीबंगा सभ्यता से। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तन, कांच की मनिया, खिलौने आदि प्राप्त हुए कहाँ से? कालीबंगा से। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के उजड़ने का कारण है कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। कालीबंगा सभ्यता के उजड़ने का क्या कारण है? कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। अब देखते हैं आघाटपुर या आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता किस जिले में है? उदयपुर। किस जिले में है? उदयपुर। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? आहड़ नदी के। नेक्स्ट, उदयपुर के पूर्व में आहड़ या बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग क्या कहते हैं? धूलकोट। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता या धूलकोट को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती या तांबावती। तांबे के औजारों के निर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता को कौन सी शताब्दी में आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? 10वीं शताब्दी या 10वीं या 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट, धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किससे बनी होती थी? पत्थर और मिट्टी से। धूलकोट के मकानों की छत किससे बनी होती थी? बांस और केलू से। किस सभ्यता के मकानों में 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में प्राप्त चूल्हे किस प्रकार के हैं? भट्टी के आकार के। किस प्रकार के हैं?
भट्टी के आकार के। नेक्स्ट, उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है आहड़ सप्ताह से। उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता है आहड़ सप्ताह से। आहड़वासी किस कला में दक्ष थे? बर्तन बनाने की कला में। किस कला में? बर्तन बनाने की कला में। नेक्स्ट, आहड़ सप्ताह के किस रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जो हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे? लाल एवं भूरे मृदभांड। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन सी सभ्यता से 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? कहां से प्राप्त हुई है? आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब की ओर कौन से स्थान बसाए? गिलुंड व भगवानपुरा। अब देखते हैं बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता कहाँ विकसित हुई? उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में। नेक्स्ट, बालाथल सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है? ताम्रपाषाणकालीन आहड़ संस्कृति से। नेक्स्ट, किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग के चिन्ह प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता से। किससे? बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट, तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण कहाँ प्राप्त हुए? बालाथल से। कहाँ प्राप्त हुए? बालाथल से। नेक्स्ट, कर्णफूल तथा गले के हार की लटकन जैसे आभूषण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? बालाथल सभ्यता से। बालाथल के निवासियों में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बालाथल सभ्यता के निवासियों की जीविका के साधन थे कृषि, पशुपालन तथा शिकार। लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बालाथल से। बैराठ के अतिरिक्त कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्तु प्राप्त हुआ है? बालाथल। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? सीकर जिले की नीमका थाना तहसील गणेश्वर से। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट, ताम्र संचयी संस्कृति कहाँ पल्लवित हुई? पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में। कहाँ पल्लवित हुई? पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी में। गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? दोहरी परत सिरावाली तांबे की पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त ताम्र उपकरणों में सम्मिलित है बाण, मछली पकड़ने के कांटे, उस्तरे के फलक, अंगूठियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता में कितने प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण काल की सभ्यताएं थी आहड़ सभ्यता और आहड़ गणेश्वर। नेक्स्ट, लोहे कालीन इतिहास को जानने के लिए किन सभ्यताओं का उल्लेख किया जाता है? बैराठ, सांवर, बागोर, रेड सभ्यता। अब बैराठ सभ्यता को देख लेते हैं। बैराठ सभ्यता स्थल वर्तमान में किस जिले में है? जयपुर, बैराठ कस्बा। नेक्स्ट, बैराठ सभ्यता स्थलों में कौन से स्थल पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण है? बीजक की पहाड़ी एवं भीम की डूंगरी। नेक्स्ट, महाभारत काल में बैराठ सभ्यता का उल्लेख किस रूप में मिलता है? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में। नेक्स्ट, पांडवों ने अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? विराटनगर। कौन सा सभ्यता स्थल जहां से अशोक के 2 स्तंभ लेख, भापरू या बैराठ शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए? विराटनगर से। नेक्स्ट, राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा बैराठ। नेक्स्ट, राजस्थान कब है सभ्यता स्थल जहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बैराठ। राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल जहां एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? बैराठ सभ्यता। नेक्स्ट, बैराठ से जो 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनमें से कितनी मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की हैं? 28। कितनी हैं? 28। नेक्स्ट, 36 चांदी की मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं उनमें से कितनी मुद्राएं पंचमार्क की हैं? 6।
नेक्स्ट, किसकी खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है? बैराट से। नेक्स्ट, बागोर व ओजियाना सभ्यता स्थल किस जिले में है? भीलवाड़ा। बागोर व ओजियाना इस सभ्यता स्थल के जिले में है? भीलवाड़ा। जोधपुर सांभर और जोधपुर सभ्यता स्थल जयपुर। नोहे सभ्यता स्थल भरतपुर। भीनमाल सभ्यता जालौर। पचमता सभ्यता राजसमंद। गिलून सभ्यता राजसमंद। अब बात करते हैं अध्याय 5, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। फर्स्ट क्वेश्चन है, आजादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप था विभिन्न रियासतों में विभाजित। विभिन्न रियासतों में विभाजित। स्वतंत्रता से पूर्व और राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था राजा। कौन होता था? राजा। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु किसे नियुक्त करते थे? मंत्री को। प्रमुख मंत्री को कहते थे दीवान। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? बख्शी। आमदनी और खर्चे के हिसाब से संतुलित रखने का कार्य किसका था? खजांची। नेक्स्ट, राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? परगना अधिकारी की। परगना अधिकारी की। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। नेक्स्ट, राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित कौन सी व्यवस्था थी? सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर किन्हें नियुक्त करता था? जागीरदारों को। किन्हें नियुक्त करता था? जागीरदारों को। किस काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई? मुगल काल में। किस काल में? मुगल काल में। अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजों का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी राजा की स्थापना। अंग्रेजी राजा की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासन की दृष्टि से कौन से दो भागों में विभाजित था? ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। ब्रिटिश भारत और रियासती भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ कितने प्रांतों से बना हुआ था? 11। कितने प्रांतों से? 11। नेक्स्ट, किस अंग्रेजी शासक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के साथ साथ प्रथम वायसरॉय नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट, 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में। कब किया गया? 1 अप्रैल 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ? राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुआ? 1952 में। नेक्स्ट, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट, अध्याय 6, राजस्थान का भौतिक स्वरूप। राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो भौतिक स्वरूप में पहला देखते हैं हम, थार का मरुस्थल। राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। तो पहला है उसमें थार का मरुस्थल। भौतिक संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है तथा इसमें कितने जिले सम्मिलित हैं? 61% भाग पर और 12 जिले सम्मिलित हैं। कितने भाग पर? 61% भाग पर और 12 जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। कितने प्रतिशत? 40%। विश्व का वह मरुस्थल जो सर्वाधिक जनघनत्व, पशु जनघनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण प्रसिद्ध है, कौन सा है? थार का मरुस्थल। नेक्स्ट, भारतीय महामरुस्थल में सम्मिलित जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर। भारतीय महामरुस्थल में सम्मिलित जिले बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। रेतीली मिट्टी व रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं बालुका स्तूप। क्या कहलाते हैं? बालुका स्तूप। बालुका स्तूपों को थार के मरुस्थल में स्थानीय भाषा में कहते हैं धोरे। क्या कहते हैं? धोरे। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5 भागों में। मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश। कौन कौन से भागों में? मरुभूमि, घग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौरी उच्च भूमि, अंतःप्रवाही प्रदेश। अब देखते हैं अरावली पर्वत। कौन सा भौतिक प्रदेश? अरावली पर्वत। अरावली पर्वतमाला विस्तृत राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में।
अरावली पर्वतमाला कहाँ विस्तृत है? राजस्थान के मध्य भाग में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में। अरावली पर्वतमाला का क्षेत्रफल राजस्थान में कितना है? 9%। विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली पर्वतमाला। सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला विस्तृत है दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्म से उत्तर में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर, 80% राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को विभाजित करती है पूर्वी राजस्थान तथा पश्चिमी राजस्थान दो भागों में। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है एवं इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है? गुरु शिखर। ऊंचाई 1722 मीटर। वैसे तो 1722 मीटर, परंतु 5 मीटर 1 घंटा बना हुआ है, इसलिए 1722 और 1727 दोनों ही सही है, माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट, पूरी मैदान क्वेश्चन है, राजस्थान का पूरी मैदानी भाग किन नदियों द्वारा निर्मित है? चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा। पूरी मैदानी भाग राज्य की कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 23%। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ हो गया है, जिसे कहते हैं चंबल के बीहड़ व या ढांग या उत्खात भूमि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले इस क्षेत्र में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। पूरी मैदान में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान जाना जाता है माही का मैदान। नेक्स्ट, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ में 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे क्या कहा जाता है? 56 का मैदान। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण पूर्वी पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण कहा जाता था हाड़ौती का पठार। क्या कहा जाता था? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट, हाड़ौती का पठार राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? 7%। नेक्स्ट, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी? लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी। नेक्स्ट, उड़िया एवं आबू का पठार किस जिले में स्थित है? सिरोही। किस जिले में? सिरोही। उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित पठार है बैराट का पठार। चित्तौड़ में स्थित है मेसा का पठार। भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित है ऊपरमाल का पठार। उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित पठार है लसाड़िया का पठार। अब देखते हैं जलवायु व ऋतु चक्र। क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियों उपलब्ध हैं? 5 प्रकार की। राजस्थान में 61% पश्चिमी भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु। राजस्थान में अरावली के पूरब में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपाद्र जलवायु। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक जलवायु पाई जाती है आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अति आर्द्र जलवायु। दक्षिण में बांसवाड़ा के दक्षिण पूर्व झालावाड़ जिले के अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर। कितना? 100 सेंटीमीटर। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? 3। कितनी ऋतुएं हैं? 3। राजस्थान में 3 ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। तो देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में समांतर रहता है। 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक। 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, चूरू आदि जिलों में तापमान हो जाता है 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? लू। कभी कभी इन गर्म हवाओं की गति
हो जाती है 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। वर्षा ऋतु में राजस्थान की 90 से 95% वर्षा किस ऋतु एवं किस समय होती है? वर्षा ऋतु में जुलाई से सितंबर के मध्य। राजस्थान में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किस मानसून से? बंगाली खाड़ी के मानसून से। सामान्यतः पूर्वी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? अरब सागर का मानसून। किस मानसून से? अरब सागर का मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर किस जिले में होती है? झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है झालावाड़। सबसे आर्द्र जिला झालावाड़। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर। किस जिले में? जैसलमेर, लगभग 10 सेंटीमीटर। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है माउंट आबू। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान माउंट आबू। राजस्थान के माउंट आबू में औसतन कितनी वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। राजस्थान के किस भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तरी पूर्वी राजस्थान की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अब देखते हैं शीत ऋतु। कौन सा स्थान राजस्थान में सर्वाधिक ठंडा रहता है? माउंट आबू। कौन सा स्थान रहता है? माउंट आबू। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं मावठ। क्या कहते हैं? मावठ। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ से, भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मावठ वर्षा के शीत ऋतु में किस फसल को सर्वाधिक लाभ मिलता है? गेहूं को। अब देखते हैं अध्याय 7। अध्याय 7, जल संसाधन एवं संरक्षण। जल संसाधन एवं संरक्षण। फर्स्ट क्वेश्चन है, धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है कहलाती है जल विभाजक रेखा। राजस्थान की जल विभाजक रेखा है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है क्या कहलाती है? जल विभाजक रेखा। और राजस्थान की जल विभाजक रेखा क्या है? अरावली पर्वत। नेक्स्ट, ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं कहलाती हैं सहायक नदियां। राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां बनास, काली सिंध और पार्वती। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रभावित होकर किस नदी में मिल जाती हैं? यमुना नदी में। नेक्स्ट, यमुना नदी का जल किस नदी में गिरता है जो अंत में बंगाली खाड़ी तक पहुंचाती है? गंगा नदी। अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की नदियां हैं। अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं? माही नदी, लूनी नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी एवं इनकी सहायक नदियां। नेक्स्ट, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल में ही विलुप्त हो जाती है या झील में मिल जाती है उसे कहते हैं आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां घग्गर, बाणगंगा, कांतली, सावी, रूपरेला और मेंढा। ये कौन सी नदियां? आंतरिक अपवाह तंत्र की। राजस्थान की प्रमुख नदियां, चंबल नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। राजस्थान की सबसे लंबी बारहमासी नदी चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश स्थल चित्तौड़गढ़ से भैंसरोडगढ़ के पास। चंबल नदी का राजस्थान प्रवेश स्थल क्या है? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ के पास। चंबल नदी का बहाव क्षेत्र तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली। चंबल बहाव क्षेत्र कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर।
राजस्थान के कितने जिलों में चंबल नदी बहती है? 6 जिलों में। राजस्थान के कितने जिलों में चंबल नदी बहती है? 6 जिलों में। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना नदी में। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में मिल जाती है यमुना नदी में। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़ज, कोठारी, कालीसिंध, पार्वती आदि। राजस्थान औद्योगिक नगरी। राजस्थान औद्योगिक नगरी क्या है? कोटा, चंबल नदी के किनारे। राजस्थान औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? कोटा को। बनास नदी। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियाँ। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले में खमनौर की पहाड़ियाँ। बनास नदी भाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी का भाव क्षेत्र क्या है? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी चंबल नदी में जिस स्थान पर मिलती है, सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट। सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। बनास नदी है मौसमी नदी। बनास नदी है मौसमी नदी। बनास नदी की लंबाई है 480 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। बनास नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? बनास नदी के किनारे बसे शहर टोंक, सवाई माधोपुर। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़ज, खारी। बनास नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़ज, खारी। लूनी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? अजमेर जिले में। लूनी नदी का उद्गम स्थल नागपाड़, अजमेर। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? गोविंदगढ़ से। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट कौन सी दो धाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है? सरस्वती व सागरमती। सरस्वती व सागरमती। लूनी नदी में राजस्थान में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र है। राजस्थान में लूनी नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। बाड़मेर जिले के किस शहर के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है? बालोतरा। बाड़मेर के बालोतरा शहर के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गोहिया। जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी, गोहिया लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वत। माही नदी का बहाव क्षेत्र बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। राजस्थान में बहने के बाद माही नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। राजस्थान में बहने के बाद माही नदी कहाँ जल गिराती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही की प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम। माही की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? सोम एवं जाखम। बाणगंगा नदी उद्गम स्थल। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ पहाड़ी। अरावली की बैराठ पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना राष्ट्रीय उद्यान? कौन सी नदी का पानी भरतपुर में घना राष्ट्रीय उद्यान में नव भूमि का निर्माण करता है? घना राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का पानी। अर्जुन की गंगा नदी। अर्जुन की गंगा नदी बाणगंगा नदी। अर्जुन की गंगा नदी किसको बोलते हैं? बाणगंगा नदी। घग्गर नदी उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से। घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ी से। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से। घग्गर नदी राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ से। घग्गर नदी सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिला। घग्गर नदी का सिंचित क्षेत्र हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिला। कौन सी नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है? घग्गर नदी को। कौन सी नदी को प्राचीन सरस्वती का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है? घग्गर नदी को। घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? आंतरिक अपवाह की नदी। घग्गर नदी किस प्रकार की नदी है? आंतरिक अपवाह की नदी। घग्गर नदी किस जिले में भूमिगत हो जाती है? गंगानगर में। घग्गर नदी किस जिले में भूमिगत हो जाती है? गंगानगर में। अब बात करते हैं अध्याय 7, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। अध्याय 7 कौन सा? राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसके महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर कहा? किसके महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर का? नदी घाटी परियोजनाओं को। नदी घाटी परियोजना के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत का मंदिर का। राजस्थान में प्रमुख परियोजना है। राजस्थान में प्रमुख परियोजना कौन कौन सी हैं? चंबल परियोजना, माही सागर परियोजना और बीसलपुर परियोजना, राजस्थान सरोवर परियोजना। कौन कौन सी परियोजना है? चंबल परियोजना, माही सागर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना।
नेक्स्ट, चंबल परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश। चंबल नदी के अंतर्गत कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4। चंबल नदी के अंतर्गत कितने बांध हैं? 4। राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। जवाहर सागर व कोटा बैराज सागर बांध राजस्थान के जिले में है? कोटा जिले में। नेक्स्ट, किस परियोजना में मध्य प्रदेश और राजस्थान को जल एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं? किस परियोजना से मध्य प्रदेश और राजस्थान को जल एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं? चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना? चंबल परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में एवं किस नदी पर स्थित है? बांसवाड़ा में माही नदी पर। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में एवं किस नदी पर स्थित है? बांसवाड़ा में माही नदी पर। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान और गुजरात की। किस परियोजना से राजस्थान एवं गुजरात राज्यों को सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं? माही बजाज सागर परियोजना से। बीसलपुर परियोजना किस जिले में है? टोंक में। बीसलपुर परियोजना किस जिले में है? टोंक में। बीसलपुर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बनास नदी पर। बीसलपुर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बनास नदी पर। बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के किस नगर के पास है? बीसलपुर परियोजना टोंक जिले के किस नगर के पास है? टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव। टोडा रायसिंह नगर के पास बीसलपुर गांव। किस परियोजना से राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है? बीसलपुर परियोजना से। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया? गुजरात में। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नहर द्वारा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किन दो जिलों को सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? बाड़मेर एवं जालौर। बाड़मेर एवं जालौर। जवाई बांध सागर परियोजना किस जिले में है? पाली जिले में। किस जिले में है? पाली जिले में। नेक्स्ट, सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में है? डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर। सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है? सोम नदी पर। सोम कमला अम्बा परियोजना किस नदी पर है? सोम नदी पर। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में है? उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर। जाखम नदी पर जाखम परियोजना किस जिले में है? प्रतापगढ़। जाखम नदी पर जाखम परियोजना किस जिले में है? प्रतापगढ़। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में सबसे प्रमुख बांध है बांध बनाना। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में सबसे प्रमुख है बांध बनाना। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं संचयन। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं संचयन। परंपरागत जल स्रोत हैं कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांका, खड़ीन आदि। परंपरागत जल स्रोत क्या हैं? कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांका, खड़ीन आदि। पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलें किस जिले में हैं? उदयपुर में। उदयपुर में कौन कौन झीलें हैं? पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर आदि झीलें हैं। कहाँ हैं? उदयपुर में। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। झीलों का नगर उदयपुर। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? महाराणा जयसिंह जी ने। महाराणा जयसिंह जी ने जयसमंद झील का निर्माण करवाया। महाराणा जयसिंह जी ने जयसमंद झील का निर्माण कब करवाया? 1687 से 1691। 1687 से 1691। जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर बांध बनाकर करवाया गया? गोमती नदी पर। विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी पानी की झील है जयसमंद झील। विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद झील। मीठे पानी की झील विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की झील कौन सी झील? जयसमंद झील विश्व की मानव निर्मित सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील स्थित है अजमेर में स्थित पुष्कर झील। धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील स्थित है अजमेर में स्थित पुष्कर झील। अजमेर में स्थित पुष्कर झील। आना सागर किस जिले की प्रसिद्ध झील है? अजमेर की। आना सागर किस जिले की प्रसिद्ध झील है? अजमेर की। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील।
राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही। माउंट आबू, सिरोही। नक्की झील कहाँ है? माउंट आबू, सिरोही। किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है? राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील को किस झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है? नौ चौकी किसे कहा जाता है? राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील को। बालसमंद, कायलाना एवं उमेद सागर झील कहाँ है? जोधपुर। नेक्स्ट, गड़ीसर झील किस जिले में है? जैसलमेर। गैपसागर झील डूंगरपुर। कोलायत झील बीकानेर। सिलीसेड झील अलवर। गड़ीसर झील जैसलमेर, गैपसागर झील डूंगरपुर, कोलायत बीकानेर, सिलीसेड अलवर। खारे पानी की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? सांवर झील, पचपदरा झील, डीडवाना झील और लूणकरणसर झील, पोकरण झील और फलौदी झील। खारे पानी की प्रमुख झीलें कौन सी हैं? सांवर, पचपदरा, डीडवाना, लूणकरणसर, पोकरण, फलौदी। जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य स्थित झील है सांवर झील। जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य स्थित झील कौन सी है? सांवर झील। पचपदरा झील बाड़मेर। पचपदरा झील कहाँ है? बाड़मेर। डीडवाना झील नागौर। लूणकरणसर झील बीकानेर। पोकरण झील जैसलमेर। फलौदी झील जोधपुर। फलौदी झील जोधपुर। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूफ टॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग। टांका क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। टांका किसे बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना। खड़ीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। खड़ीन क्या है? पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। अब देखते हैं अध्याय 8, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। अध्याय 8, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र। राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय है? 60%। राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय है? 60%। राजस्थानी कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। राजस्थानी कृषि को कहा जाता है मानसून का जुआ। रबी की फसल की बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर। रबी की फसल की बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर। रबी की फसल की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल। रबी की फसल की कटाई की जाती है मार्च अप्रैल। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। रबी की फसल की बुवाई की जाती है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में। रबी की फसल की बुवाई कब की जाती है? वर्षा ऋतु के प्रारंभ में, जुलाई अगस्त में। नेक्स्ट, खरीफ की फसल की कटाई की जाती है अक्टूबर में। खरीफ की फसल की कटाई अक्टूबर में। खरीफ की प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। खरीफ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल आदि। जायद की फसल का समय कब से कब तक है? जायद की फसल का समय कब से कब तक है? मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक। जायद की प्रमुख फसलें हैं खरबूज, तरबूज, ककड़ी। जायद की प्रमुख फसलें हैं खरबूज, तरबूज, ककड़ी। राजस्थान में उत्पादित होने वाले देश का सर्वाधिक अनाज है। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज है बाजरा, सरसों और ग्वार। बाजरा, सरसों और ग्वार। उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान भारत में जौ, चना उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक बाजरा किस क्षेत्र में पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में प्रमुख है मक्का। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में प्रमुख है मक्का। राज्य में कौन से जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? श्री गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? 17.5 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? कितना प्रतिशत फसलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 35%। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई कुएं एवं ट्यूबवेल से होती है? 66%। राजस्थान में नहरों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? 33%। नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम सिंचाई किन साधनों से होती है? तालाब से। नेक्स्ट, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है दूसरा। नेक्स्ट, राजस्थान में भारत का लगभग कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है? 11.27%। नेक्स्ट,
राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश बहुतायत में कौन से पशु मिलते हैं? राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश बहुतायत में कौन से पशु मिलते हैं? ऊंट, बकरियां, भेड़। ऊंट, बकरियां, भेड़। राजस्थान की 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी? राजस्थान की 2019 में कौन सी पशु गणना हुई थी? 20वीं। राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कौन से पशुओं की संख्या कम हुई? ऊंट एवं गधों की संख्या। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कौन से पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई? गाय एवं भैंसों की संख्या में। किसमें वृद्धि हुई? गाय एवं भैंसों की संख्या में। राज्य में कौन सा व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है? मुर्गी पालन, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। किस राज्य को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है? राजस्थान को। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के खनिजों का खनन होता है? 67 प्रकार के। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। राजस्थान का किस प्रकार के खनिजों में एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। राजस्थान में किस प्रकार खनिजों का एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। नेक्स्ट अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। अध्याय 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11%। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19%, 79.19%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत 52.12%, 52.12%। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए? 1000 की आबादी पर। राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए? 1000 की आबादी पर। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी में स्थापित किए जाते हैं? 30,000। नेक्स्ट, राजस्थान में 1 लाख की आबादी के क्षेत्र में कौन से केंद्र स्थापित किए जाते हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। राज्य में किन जिलों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं? राजस्थान में किन जिलों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की विशेष चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 30 जिलों में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? डाक विभाग में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? डाक विभाग में। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है जोधपुर जिले में। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर जिले में। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस जिले में है? धौलपुर में। राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15, नवीनतम नाम NH-68-11-62। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 है, नवीनतम नाम NH-68-11-62। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-71B, नवीनतम नाम NH-919। राजस्थान में रेलवे जोन की संख्या है 2। राजस्थान में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 2। उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल हैं? राजस्थान में कितने रेलवे मंडल हैं? 5। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ स्थित है, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कच्छ स्थित है, उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। नेक्स्ट, राज्य में कौन कौन से जिले वायु सेवा से जुड़े हैं? राज्य में कौन कौन से जिले वायु सेवा से जुड़े हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर हवाई अड्डा स्थित जयपुर में। भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं। भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलौदी और रातानाडा। अब बात करते हैं अध्याय 10। अध्याय 10 कौन सा है? लोक संस्कृति एवं कला। अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। राजस्थानी भाषा को कितने रूपों में जाना जाता है? राजस्थानी भाषा को कितने रूपों में जाना जाता है? 2 रूपों में। राजस्थानी भाषा को कौन कौन से 2 रूपों में जाना जाता है?
पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां चार हैं: ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहीरवाटी। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां चार हैं: मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावाटी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया से। गणगौर में गण शब्द का अर्थ है शिव। गणगौर में गण शब्द का अर्थ है शिव और गौड़ शब्द का अर्थ है पार्वती। राजस्थान में सावन महीने में मनाया जाने वाला मुख्य त्यौहार है तीज का त्यौहार। तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को। भादों की कृष्ण पक्ष तीज को कहा जाता है कजली तीज और सातुड़ी तीज। कजली तीज और सातुड़ी तीज। तीज के अवसर पर पूजा की जाती है। तीज के अवसर पर पूजा की जाती है पार्वती की। शीतलाष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतलाष्टमी के त्यौहार पर किसकी पूजा की जाती है? शीतला देवी की। किसकी पूजा की जाती है? शीतला देवी की। जयपुर के पास चाकसू में सील की डूंगरी में कौन सा मेला बढ़ता है? शीतला अष्टमी। उदयपुर में शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? बल्लभ नगर कस्बे में। नेक्स्ट, अक्षय तृतीया को कहा जाता है आखा तीज। अक्षय तृतीया को क्या कहा जाता है? आखा तीज। आखा तीज के अवसर पर किसकी पूजा होती है? गेहूं, बाजरा, तिल, जौ। नेक्स्ट, पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट, कैला देवी का मंदिर स्थित है सवाई माधोपुर। कैला देवी का मंदिर सवाई माधोपुर। कैला देवी का विशाल मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। वैसे इसको एक बार देख लेना, कैला देवी का मंदिर करौली है। कैला देवी का मंदिर स्थित है करौली। कैला माता का विशाल मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कैला माता के सवाई माधोपुर में स्थित लगने वाले मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। कैला माता के सवाई माधोपुर में स्थित लगने वाले मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। महावीर जी का मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी मंदिर। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी मंदिर। श्री महावीर जी का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीय तक। चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीय तक। 24वें जैन तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की सवाई माधोपुर में किस रंग की भव्य प्रतिमा है? लाल। दशहरा मेला कहाँ लगता है? कोटा। कोटा के दशहरा पर्व पर किसके शासनकाल की पूजा अर्चना के प्रमाण मिले? महाराज दुर्जन साल सिंह के। महाराज दुर्जन साल सिंह। हरियाली अमावस्या मेला लगता है उदयपुर में। हरियाली अमावस्या मेला लगता है उदयपुर में श्रावण माह की कृष्ण पक्ष में। उदयपुर में लगने वाले हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत किसने और कब की? महाराणा फतेह सिंह 1899 ईस्वी में। महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? ईरान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? ईरान के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब मनाया जाता है? रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा के अवसर पर। माघ पूर्णिमा के अवसर पर। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर। कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम पर। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिले में माही, जाखम सोम नदियों के संगम स्थल पर कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर मेला। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देशनोक, बीकानेर। चूहों की देवी कहा जाता है करणी माता को। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री देवी है करणी माता। खाटू श्याम मंदिर कहाँ है? सीकर। खाटू श्याम जी का सीकर में मेला बढ़ता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की दशमी से द्वादशी तक। बाबा रामदेव जी का मेला लगता है जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणेचा नामक स्थान पर। बाबा रामदेव जी का मेला लगता है जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणेचा नामक स्थान पर।
बाबा रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से एकादशी तक। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में कौन सा रस लगता है? डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील में कौन सा रस लगता है? गलियाकोट का उर्स। कौन सा उर्स लगता है? गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में किसकी मजार है? फखरुद्दीन मौला की। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट का उर्स। जीण माता का मेला लगता है सीकर। भरथरी मेला कहाँ लगता है? अलवर। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? जयपुर। डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है? टोंक में लगता है, टोंक। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक। पर्वतसर में किस का मेला लगता है? तेजा जी का। पर्वतसर में किसका मेला लगता है? तेजा जी का। प्रमुख लोक देवता एवं संत। प्रमुख लोक देवता और संत। राजस्थान के 5 वीरों में प्रमुख हैं रामदेव जी, पाबू जी, मेहाजी, हड़बू जी और गोगा जी। चौहान शासक और गोरखनाथ से कौन प्रभावित थे? गोगा जी। किस दिन को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी। किस दिन को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। नेक्स्ट, गोगा मेड़ी किस जिले में है? जहां गोगा जी का मेला लगता है? हनुमानगढ़ में। गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी तेजा जी ने। तेजा जी का मेला कब और कहाँ बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को परवत्सर में। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परवत्सर में। ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है पाबू जी। ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी। पाबू जी का मुख्य स्थान है पाबू मंड। पाबू जी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है फड़ चित्रण में। पाबू जी का जीवन चरित्र फड़ चित्रण में। लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे रामदेव जी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे रामदेव जी। मुस्लिम समाज रामदेव जी को किस रूप में मानते हैं? रामसा पीर के रूप में। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में। मीराबाई का जन्म स्थल है कुड़की ग्राम मेड़ता। कुड़की ग्राम मेड़ता। मीराबाई का विवाह किससे हुआ? मीराबाई का विवाह किससे हुआ? मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ। दादू दयाल ने अकबर से कब और कहाँ भेंट की? दादू दयाल ने अकबर से कब और कहाँ भेंट की? 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकर में। फतेहपुर सीकरी में। दादू दयाल ने कहाँ देह त्याग दी? नारायणा गांव। दादू दयाल ने कहाँ देह त्यागी? नारायणा गांव 1603 ईस्वी में। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? 1508 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में। जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर बीकानेर। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए? गोरखनाथ से। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए? गोरखनाथ से। नेक्स्ट, राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलख जगाई? श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलख जगाई? श्रद्धानाथ जी। राजस्थान के प्रमुख लोक संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए लोगों में शिक्षा की अलख जगाई कौन थे? श्रद्धानाथ जी। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है जो त्याग व तपस्या का प्रतीक है? सीकर जिले में। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। श्रद्धानाथ जी का आश्रम कहाँ है जो त्याग व तपस्या का प्रतीक है? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। अब बात करते हैं हस्तकला। काष्ठ कला का राजस्थान में प्रधान केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट, लकड़ी के बेबाण कावड़ तथा रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ तैयार किए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जेठाना। लकड़ी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध जेठाना डूंगरपुर। फर्नीचर के लिए जाना जाता है शेखावाटी बीकानेर। फर्नीचर के लिए जाना जाता है शेखावाटी बीकानेर। अब बात करते हैं मूर्ति कला की। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान नाथद्वारा के निकट मौलेला स्थान। नाथद्वारा के निकट मौलेला स्थान। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं अलवर व बाड़मेर। अलवर व बाड़मेर। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को कहते हैं ब्लू पॉटरी।
चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को कहते हैं ब्लू पॉटरी। लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर जोधपुर। लाख के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है जयपुर जोधपुर। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम कहलाता है थेवा कला। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाना कहलाता है पेचवर्क। तो ये दोस्तों हमारा राजस्थान कक्षा 6 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं हमारा राजस्थान कक्षा 7 के महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।